ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन या पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन थ्योरीज या पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन को लेकर अप्रोच या सिंपली पोर्टफोलियो थ्योरीज, ठीक है, सभी का मतलब ये है कि पोर्टफोलियो किस आधार पर तैयार किया जाए, पोर्टफोलियो किस बेस पर तैयार किया जाए, ठीक है ना, कि हम अपने रिटर्न जो है उसको मैक्सिमाइज कर सकें और जो रिस्क है उसे मिनिमाइज कर सकें। तो मिनिमम लेवल ऑफ रिस्क पर मैक्सिमम रिटर्न कैसे अर्न करें उस बारे में पोर्टफोलियो जो बनाया जाना है उसको कैसे तैयार किया जाए उसके बारे में एक तरह से गाइडलाइंस कह लीजिए, ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं पोर्टफोलियो निर्माण के सिद्धांत कह सकते हैं, थ्योरीज कह सकते हैं, विचारधाराएं कह सकते हैं। तो काफी सारी थ्योरीज हमें इस बार इस सिलेबस में पढ़नी भी है। बेसिकली दो कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, यहाँ हम जो अपनी ट्रेडिशनल थ्योरी है उसको तो थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे इस लेक्चर में, बाकी जो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरीज है उनको हम अभी डिटेल में नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका जो सार है पोर्टफोलियो रिस्क और पोर्टफोलियो रिटर्न, तो उससे पहले मैं आपको पोर्टफोलियो रिस्क और रिटर्न के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। जब पोर्टफोलियो रिस्क रिटर्न किस तरह से हम तैयार करते हैं उसके बाद ही अच्छे से समझ में आएगा कि मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरीज एक्चुअल में कैसे काम करती है, और कई सारी हैं ये, जैसे शार्प का इंडेक्स मॉडल है, मार्कोविज है, ठीक है, तो उनको हम फिर वन बाय वन पढ़ेंगे। अभी यहाँ कह लीजिए कि एक कॉमन ओवरव्यू लेंगे मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरीज का भी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ली ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो थ्योरी, ठीक है, कि परंपरागत रूप से पोर्टफोलियो कैसे बनता है। परंपरागत रूप से पोर्टफोलियो, जैसे कि मैंने आपको जब फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन कर रहे थे पोर्टफोलियो से, तब भी आपको मैंने बताया था कि ट्रेडिशनली तो हम लोग ये मानते हैं कि जितनी ज्यादा सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करो उतना ही ज्यादा अच्छा है, उतना ही अधिक डाइवर्सिफिकेशन होगा। मोर सिक्योरिटीज मोर डाइवर्सिफिकेशन, एंड मोर डाइवर्सिफिकेशन मीन्स लेस रिस्क। तो वहाँ जनरली पहली बात तो ज़्यादा फोकस होता है इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के रिटर्न पर, और दूसरा रिस्क पर, ठीक है। इसके अलावा उनके बीच में आपस में संबंध कैसा है, कोरिलेशन कैसा है, यहाँ पर हम लोग फोकस नहीं किया करते हैं। जबकि मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरीज इन सिक्योरिटीज के रिटर्न्स का कोवेरियंस है, या जिसको आप कोरिलेशन कह लीजिए, क्योंकि कोरिलेशन भी कोवेरियंस के बेस पर ही निकलता है, तो वो किस तरह का है, उसका नेचर किस तरह का है, उसको भी ध्यान में रखकर चलती है। अभी हम पढ़ भी रहे हैं वैसे आगे डिटेल में। जो ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो थ्योरी में रिस्क जो लिया है वो टोटल रिस्क, स्टैंडर्ड डेविएशन की जब हम बात करते हैं तो वो होता है टोटल रिस्क। लास्ट टाइम हम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जब हमने पढ़ा था तो यहाँ बड़ा डिटेल में इस चीज को पढ़ चुके हैं। ये जो टोटल रिस्क है जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन से मापते हैं, इसके फिर दो हिस्से हो सकते हैं, सिस्टमेटिक रिस्क जो कि नॉन डाइवर्सिफिएबल होता है, और अनसिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। सिस्टमेटिक रिस्क को बीटा से मापते हैं। तो ट्रेडिशनल थ्योरी में ये जो बीटा है, सिस्टमेटिक रिस्क है, इस तरह के कंसेप्ट को हम लोग स्टडी नहीं करते। सिक्योरिटीज का केवल टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन, उस सिक्योरिटीज के का जो वेरिएंस है सिर्फ उसको ध्यान में रखा जाता है। जबकि मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में रिस्क को इस ढंग से एनालाइज करते हैं कि हम उसको मार्केट रिस्क में यानी कि बीटा में और अनसिस्टमेटिक रिस्क में हम उसको तोड़ सकें, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, क्या कुछ करने वाले हैं, बाकी अब आगे पढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं कहाँ से, ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो थ्योरी। जो परंपरागत पोर्टफोलियो विचारधारा है वो क्या कहती है, मेरे साथ आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी, यहाँ दो पैरामीटर्स हैं, एक है रिटर्न, दूसरा रिस्क। और रिस्क भी कौन सा वाला, टोटल रिस्क। और टोटल रिस्क को कैसे मापते हैं, टोटल रिस्क को मापते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से या वेरिएंस से, वेरिएंस ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो टू पैरामीटर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट avenues आर कंसिडर्ड, दैट इज रिस्क, रिटर्न एंड रिस्क, इन दोनों को हम कंसिडर करते हैं। इनके बीच में आपस में संबंध कैसा है, सिक्योरिटीज के बीच में कोरिलेशन कैसा है, कोरिलेशन ऑफ रिटर्न्स ऑफ सिक्योरिटीज इज नॉट कंसिडर्ड, ठीक है। जरा देखें क्या क्या मेन फीचर्स है इसकी। पहली बात, इवैल्यूएशन।
मूल्यांकन कैसे करते हैं, काफी सारा मैं अभी सरसरी तौर पर ये शुरू करने से पहले आपको बता चुका हूँ कि हर सिक्योरिटीज का इंडिविजुअली इवेल्युएशन करते हैं। हर सिक्योरिटीज को हम देखते हैं कि ये सिक्योरिटी जो एक्स है, ठीक है, इसका वेरिएंस कितना है, सिक्योरिटी वाई का कितना है, सिक्योरिटी का एक्स का रिटर्न कितना है, सिक्योरिटी वाई का रिटर्न कितना है, ठीक है, लेकिन उनके कम्बिनेशन के रूप में, उनके प्रपोर्शन के रूप में हम इसको नहीं स्टडी करते। जबकि मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में हम ये भी पढ़ेंगे कि एक्स और वाई का कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, ठीक है। फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि एक्स और वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर ये 40-60 का रेशियो रखा जाए, अगर इनमें 50-50 का रेशियो रखा जाए, अगर इनमें 60-40 का रेशियो रखा जाए, तो प्रोपोर्शन बदलने पर स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो यहाँ इवेल्युएशन सिक्योरिटीज का इंडिविजुअली होता है, वहाँ पोर्टफोलियो के रूप में, कंबाइंड रूप में फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है जैसे पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब किन प्रमाप पर हम मापते हैं, ठीक है, वो कौन से मापदंड है जिसके बेस पर हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें उस सिक्योरिटी को सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया केवल 2 पैरामीटर्स है, एक का नाम है रिस्क, दूसरे का नाम है रिटर्न। और रिस्क में भी कौन सा रिस्क, टोटल रिस्क, ठीक है। तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के लिए मेनली 2 तरह के पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। तीसरी चीज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल सा मतलब रिस्क को डाइवर्सिफाई करना और इसके लिए एक से अधिक सिक्योरिटीज को यूज करना, जो कि हम पढ़ते हैं कि डोंट पुट ऑल एग्स इन अ सिंगल बास्केट, सभी अंडों को एक ही टोकरी में ना रखें। तो वही काम हम करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। तो यहाँ पर हम परंपरागत तरीका यूज करते हैं, साथ साथ अंतर करते चलिए। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी जो कि हमें बहुत डिटेल्स में पढ़नी है, उनकी एक बैकग्राउंड आपके दिमाग में तैयार हो जाएगा, ठीक है, कि वो इससे अलग कैसे है। तो यहाँ परंपरागत तरीका क्या है, हम कह रहे हैं कि सभी अंडों को एक टोकरी में मत रखो, 1 से 2 टोकरी अगर हैं तो और ज़्यादा अच्छा है, 2 से अगर 3 है तो और ज़्यादा अच्छा है, 3 से अगर 4 है तो और भी ज़्यादा अच्छा है। मतलब केवल एक ही सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के बजाय ए और बी में करो, या ए बी सी में करो तो और अच्छा है, ए बी सी डी में करो तो और अच्छा है, ई में करो तो और अच्छा है। तो ट्रेडिशनल तरीका हम यूज करते हैं, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास ऑफ सिक्योरिटीज किस तरह की इंडिविजुअली जो हमने उनका एनालिसिस किया, और इसके अलावा इक्विटी में लगाना है कितना, डेट में कितना लगाना है, बॉन्ड्स में कितना लगाना है, इस तरह का हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज फॉर इन्वेस्टमेंट। यहाँ हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट के लिए 1 से भले 2, 2 से भले 3, ठीक है, 1 से ज्यादा कंपनी में रुपया लगाओ, 1 से ज्यादा सेक्टर्स में पैसा लगाओ। सारा पैसा ये आपने लगा दिया भाई होटल इंडस्ट्रीज में, अब कोविड के कारण होटल इंडस्ट्रीज मान लीजिए डूब जाती है, भट्टा बैठ जाता है, तो फिर आपका तो सारा पैसा डूब गया। तो कुछ पैसा फार्मास्यूटिकल सेक्टर में लगाओ, कुछ पैसा आप जो है एविएशन सेक्टर उसमें लगाओ, कुछ पैसा आप एफएमसीजी में लगाओ। तो सेक्टर वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, और एक सेक्टर में मान लीजिए 4 कंपनियां हैं, तो वहां पर भी सारा पैसा एक ही कंपनी में लगाने के बजाय एक से अधिक कंपनी में लगाया जा सकता है, ठीक है। सो हमने बताया कि सिलेक्शन कैसे होता है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज और डिफरेंट कंपनीज का सिलेक्शन किया जाता है। और आगे आप देख भी पा रहे होंगे, मैंने स्पष्ट लिख दिया है यहाँ पर। सो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल मोर डाइवर्सिफिकेशन लेस रिस्क। जितना अधिक डाइवर्सिफिकेशन होगा उतना ही कम रिस्क होगा। तो ये तरीका है इसमें डाइवर्सिफिकेशन का। नेक्स्ट आगे हम पढ़ें, फंड कैसे बांटते हैं भाई। अभी हम जब प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तो बड़ा डिटेल में हम पढ़कर आए कि एसेट्स मिक्स डिसीजन कैसे लिया जाता है। एसेट्स मिक्स डिसीजन का मतलब एसेट्स मिक्स डिसीजन का सीधा सीधा संबंध होता है फंड अलोकेशन से, कि हमें अपना जो फंड्स है वो अलग अलग सिक्योरिटीज में किस तरह से बांटना है।
मैचिंग ऑफ रिस्क एंड रिटर्न इज डन फॉर फंड अलोकेशन। ठीक है, हम क्या देखते हैं, हम इस तरह से देखते हैं कि भाई देखो ये रिस्क है मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन और ये है रिटर्न। ठीक है, मेरा जो रिस्क है अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 5 हो, 5% हो, तो रिटर्न मुझे मिलेगा 25 का। अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मान लीजिए 6% का हो जाए, रिस्क अधिक हो जाए, तो ये मुझे मिल सकता है रिटर्न 28% का। ठीक है, अगर 7% हो जाए तो मुझे मिल सकता है 30% का। इनमें से किसको सेलेक्ट करूं? अब जाहिर सी बात है, इनमें तो जब आप ये देखेंगे कि भाई जैसे जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ रहा है, रिस्क बढ़ रहा है, यहाँ चुनाव इतना आसान नहीं है। अगर मैं अब आपको कॉम्बिनेशन दूं, ये एक कॉम्बिनेशन ये है, ये कॉम्बिनेशन बी है, 5% पर रिस्क, इस कॉम्बिनेशन को लोगे यानी कि सिक्योरिटी ए और बी को लोगे तो 25% आएगा, सिक्योरिटी बी और सी को लोगे तो ये आएगा 22%। 6% पर अगर ए और बी को लोगे तो 28% आएगा, बी और सी को लोगे तो मान लीजिए ये आ जाता है 29%। 7% रिस्क पर 30% या यहाँ पर हो सकता है 28%। तो अब इनमें से किसको सेलेक्ट करना चाहिए? अगर 5% पर बोले, देखो जाहिर सी बात है जो दिया गया रिस्क है उस पर मैं रिटर्न को मैक्सिमाइज करना चाहूंगा, और अगर रिटर्न मेरा टारगेट है तो वहां पर मैं रिस्क को मिनिमाइज करना चाहूंगा। 5% स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क है, यहाँ रिटर्न मुझे 25 मिलता है, यहाँ 22, तो मैं यहाँ क्यों जाऊंगा, मैं ये वाला कॉम्बिनेशन सेलेक्ट। अगर 6% है तो इन दोनों में से मेरे लिए ये वाला बेटर है, 7% है तो इन दोनों में से मेरे लिए ये वाला बेटर है। इस तरह से सिलेक्शन होता है। लेकिन प्रॉब्लम अभी क्या आती है कि अब ये तो बताओ 5 लें, 6 लें, 7 लें, ये अब आपकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी बताएगी। प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जब हमने असेट्स मिक्स डिसीजन पढ़ा था तो मैंने वहां आपको डिटेल में बताया भी था। इट इज बेस्ड ऑन बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स हमने बताए थे। एक तो फाइनेंशियल गोल्स, दूसरा रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर, जो रिस्क बेरिंग कैपेसिटी कितनी है इन्वेस्टर की वो, और तीसरा जो एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो यहाँ पर आपको भैया देखनी पड़ेगी कि भाई मैं कह दूं उससे के लिए भाई तो ये वाला ले, 30% रिटर्न हाईएस्ट है, लेकिन उस बेचारे की कैपेसिटी ना हो कि 7% का जोखिम ले सके। ठीक है, तो उसके लिए अगर वो जोखिम सिर्फ 5% का लेना चाहता है तो ये बेटर है, अगर जोखिम 6% का ले सकता है मॉडरेट तो ये वाला बेटर है, और 7% का ले सकता है तो ये बेटर है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है बेसिकली किस पर, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी पर, इसकी जोखिम सहने की क्षमता कितनी है, और उस आधार पर फंड का अलोकेशन किया जाता है। नेक्स्ट, रिस्क कंसिडरेशन। मैं आपको ये बता चुका हूं कि रिस्क का जो एनालिसिस होता है, रिस्क जिसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं वो रिस्क लिया जाता है टोटल में। ठीक है, उसको जो अलग अलग उसके 2 हिस्से किए जाते हैं, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क वहां पर इसको क्लासिफाई नहीं किया जाता। तो रिस्क फॉर सिक्योरिटीज इज कंसिडर्ड इन टोटलिटी। टोटलिटी मतलब टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन रिटर्न्स का। तो सब डिवाइडेड हम जो सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक रिस्क में किया करते हैं मॉडर्न थ्योरी में, वो ट्रेडिशनल थ्योरी में नहीं करते। टोटल रिस्क जो रिस्क है उसको हम स्टडी करते हैं। तो ये ट्रेडिशनल थ्योरी जिन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है वो हमने पढ़ा। इसके स्टेप्स क्या हैं, ये वैसे काफ़ी सारा तो इसमें रिपीटेशंस आई है, तो इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बस एक बार मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इन केस ऑफ ट्रेडिशनल थ्योरी। सबसे पहले डिसाइड कीजिए पोर्टफोलियो ऑब्जेक्टिव को, वहाँ पर भी हमने यही पढ़ा था। पोर्टफोलियो ऑब्जेक्टिव आपके सेफ्टी हो सकता है, रेगुलर इनकम हो सकती है, कैपिटल एप्रिसिएशन हो सकता है, टैक्स सेविंग हो सकती है, लिक्विडिटी हो सकती है। इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा हम नहीं जाएंगे। पिछले लेक्चर में इन सब पर बातें हुई हैं। ठीक है, तो पहले अपना ऑब्जेक्टिव, दूसरा
बताइए कि आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, किन कॉन्स्टेंट्स के अंदर रहकर आप जो है अपना इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेना चाह रहे हैं, उसमें फंड कितना है आपके पास, टाइम कितना आप हमें दे सकते हैं, या फ्यूचर कमिटमेंट तो कोई नहीं है, और इस पर भी काफ़ी बातें हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये जिनका रह रहा है वो पिछला एक बार वहाँ से देख लें। फिर इसके बाद तीसरा, एनालिसिस एंड सिलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑन रिस्क रिटर्न क्राइटेरिया। जो मैंने अभी बताया, रिस्क और रिटर्न, ठीक है, अलग अलग लेवल पर रिस्क कितना है, रिटर्न कितना है। अगर रिस्क लेवल दिया हुआ है 5% और उस पर रिटर्न्स के आपको ऑप्शन मिलते हैं 12% ले लो भैया, 13 ले लो, 15 ले लो या 16 ले लो, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे भाई मैं तो 16% लूंगा। दिए गए रिस्क पर रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है। या अगर आपका रिटर्न टारगेट है, एक सिक्योरिटी आपको 15% रिटर्न दे रही है, 15% ही मेरा टारगेट है, मुझे 15% का टारगेट चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी एक्स का, वाई का और जेड का, सिक्योरिटी एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन मान लीजिए 5 आता है, वाई का जो आता है मान लीजिए जो है 8 आता है, और जेड का मान लीजिए आता है 7। तो जाहिर सी बात है दिए गए रिटर्न पर जहां रिस्क मिनिमम हो, मैं उसका सिलेक्शन करूँ। तो उस रिस्क रिटर्न के क्राइटेरिया के बेस पर सिक्योरिटीज का सिलेक्शन होता है। डाइवर्सिफिकेशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड, उसके बाद फंड को डाइवर्सिफाई किया जाता है। जहां मॉडर्न ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो थ्योरी अभी मैंने आपको बताया, ये कहती है कि मोर डाइवर्सिफिकेशन लेस रिस्क, ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करो, ज्यादा शेयर्स में डालो, ज्यादा सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करो, जोखिम कम हो जाएगा। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी इसके खिलाफ चलती है, वो कहती है कि चाहे सिर्फ 2 सिक्योरिटी ले लो, ए और बी, बस उनमें कोरिलेशन नेगेटिव होना चाहिए। अगर इनके रिटर्न में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन मिल जाए तो केवल ये 2 सिक्योरिटीज ही काफ़ी है, जो आपका डाइवर्सिफिएबल रिस्क है, अनसिस्टेमेटिक रिस्क है, उसको रिड्यूस करने के लिए, खत्म करने के लिए। तो सिक्योरिटीज की संख्या बढ़ाना काफ़ी नहीं है। ट्रेडिशनल कहती है कि सिक्योरिटीज की संख्या बढ़ाओ, ज़्यादा सेक्टर में इन्वेस्ट करो, ज़्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट करो। लेकिन मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, जो मार्कोविज की बेसिकली, मार्कोविज को इसका फादर माना जाता है, एक तरह से कह सकते हो, जो फर्स्ट टाइम जो है प्रोपाउंड की हुई है, हेनरी मार्कोविज ने इनको प्रोपाउंड किया। तो इसलिए जब मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी आती है तो आप उसमें हैरी मार्कोविज जो उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे मॉडर्न में काफ़ी सारी इंक्लूड्स हो जाती हैं। ठीक है, तो मॉडर्न थ्योरीज ये कहती है कि भैया उनका कोरिलेशन देखो और उसके बेस पर निर्णय लो। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड की बात होगी। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, इसके बाद पोर्टफोलियो तैयार करो, अपना एग्जीक्यूशन, उसको लागू करो। ठीक है, और फिर इसके बाद उसका इवैल्यूएशन करो, मूल्यांकन करो, और उसमें अगर आपको लगता है कि आपके टारगेट रिटर्न जो होने चाहिए तो आपको नहीं मिल पाए, तो उसमें जो चेंज रिक्वायर्ड है वो आप चेंज करिए। अब आते हैं मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी पर, और इसको आप अच्छे से दिमाग में बैठाते चलें, जो भी कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी जो है, इसका जो बेस है उसको अच्छे से आप दिमाग में बैठा कर चलें। रीजन, क्योंकि आगे जो भी थ्योरीज है वो सारी मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में ही पढ़ी जाएगी। ठीक है, और उन मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरीज में हम 1 बाय 1, जैसे मार्कोविच को तो अलग से भी पढ़ेंगे। ठीक है, शार्प का इंडेक्स मॉडल पढ़ेंगे, फैक्टर मॉडल को हम पढ़ेंगे, CAPM को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन सबको हमें पढ़ना है, लेकिन उनके लिए जो गाइडलाइंस है, जनरल रूल्स है, वो लगभग ये रहेंगे। जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज हम पढ़ते हैं, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, लेकिन उन सबके बीच में जो जनरल अजम्पशंस है वो सभी की एक ऐसी और जैसी होती है। तो यहाँ पर भी जो बेसिक जो बातें हैं ये पूरी सभी थ्योरीज पर लागू होगी। इनको हम पहले समझेंगे और इसके बाद हम रिस्क रिटर्न एनालिसिस करना सीखेंगे। फिर उसके बाद हम 1 बाय 1 थ्योरीज को डिटेल में पढ़ेंगे। तो थ्योरी जो थी मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, फर्स्ट टाइम जो दी गई थी हैरी मार्कोविज ने। हैरी मार्कोविज ने सबसे पहले ये बात बोली थी, जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, कि ट्रेडिशनली हम क्या कहते हैं कि भाई ज्यादा जगह जहां लगाओ उतना बढ़िया है। ठीक है, आपने पैसा कहाँ लगाया, ए में लगाया, अरे भाई सिर्फ एक ही जगह लगाया, बहुत जोखिम है। ठीक है, 2 जगह लगाओ कम से कम। ठीक है,
3 जगह लगाओ और भी अच्छी बात है, 4 जगह 4 सिक्योरिटीज, 5 में लगाओ, 6 में लगाओ। मतलब जितना ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो हो जाएगा, जितनी ज़्यादा संख्या सिक्योरिटीज की आप ले लेंगे, उतना ही बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। ट्रेडिशनल थ्योरी ये बोलती थी। हैरी मार्कोविज ने सबसे पहले ये बात बोली कि भैया नंबर बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। अगर ये 6 सिक्योरिटीज आपके सामने नजर आ रही स्क्रीन पर, इन 6 की 6 सिक्योरिटीज का नेचर ऐसा हो कि मार्केट बढ़े तो 6 की 6 बढ़े, 6 की 6 हमें रिटर्न दे, और मार्केट गिरे तो 6 की 6 ही गिर जाए, फिर क्या फायदा होगा? तो कोई जरूरत नहीं है ऐसा करने की। आप अच्छी सी 2, 3, 4 सिक्योरिटी सेलेक्ट कर लो, बस उनके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन होना चाहिए, उनका कोरिलेशन देख लेना। ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशन से मुझे बेनिफिट मिलेगा। अब आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी, मुझे भी अक्सर कंफ्यूजन रहा करता था, भाई ये क्या चीज है। ध्यान से समझो, मैंने कहा कि एक सिक्योरिटी ए है और एक सिक्योरिटी बी है, और इनमें नेगेटिव कोरिलेशन है। अब ध्यान से समझना मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपके माइंड में भी किसी, अगर आप सोचेंगे तो उधर ये कंफ्यूजन आएगा जरूर। मैंने कहा सिक्योरिटी ए 15% रिटर्न देती है, सिक्योरिटी बी 12% रिटर्न देती है, ये तो है इनका इंडिविजुअल रिटर्न। जब हम इनको कंबाइन कर देते हैं ए बी, ये इनवर्स डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, तो सिक्योरिटी ए और बी का जब कॉम्बिनेशन होता है तो वहां कंबाइंड फॉर्म में मुझे रिटर्न मिलता है कम, क्योंकि इनमें नेगेटिव कोरिलेशन है। अब सिक्योरिटी ए जब 15% रिटर्न देने के लिए ऊपर जा रही होगी तो सिक्योरिटी बी में गिरावट आ रही होगी। तो दोनों का जब टोटल करेंगे, कंबाइंड करेंगे, तो कंबाइंड में तो रिटर्न वो कम आएगा। पोर्टफोलियो का रिटर्न तो आप हो सकता है आपका 5-6% ही रह जाए। ठीक है, और जब सिक्योरिटी बी बढ़ने पर आएगी तो फिर ए गिरावट पर आ जाएगी। तो मुझे लगता था कि भाई ये तो एक की रिटर्न को दूसरी खा जाएगी, और दूसरी कमाएगी तो उसके रिटर्न को पहले वाली खा जाएगी। फिर मिल क्या रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, फिर फायदा क्या है? लेकिन फायदा ये है, अगर आप ध्यान से देखो तो सिक्योरिटी ए, अब ध्यान से समझना मेरी बात, सिक्योरिटी बी, ठीक है, सिक्योरिटी ए का एक शेयर अभी है 500 रुपए का, सिक्योरिटी बी का एक शेयर है अभी 300 रुपए का। आपने मान लो ये एक एक शेयर ही खरीद रखा है। अब मैं कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी ए चढ़ती है तो बी गिरती है। ध्यान से समझना मेरी बात, सिक्योरिटी ए चढ़ती है तो बी गिरती है। ठीक है, तो ए चढ़कर हो गई मान लो 700 रुपया, और बी गिरकर हो गई मान लो 150 रुपया। तो मेरी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू 800 थी, बढ़कर कितनी हुई? 850। पोर्टफोलियो की वैल्यू तो 850 ही हुई, रिटर्न तो बहुत कम मिला। 50 800 पर कितना बैठता है? ठीक है, ये मैं अपना कंफ्यूजन बता रहा हूँ कि जो मुझे अक्सर आ करता था 6.25%। मैं कहूँगा यार बहुत कम रिटर्न है, तो मतलब फिर इन्वर्स करना तो बल्कि गलत है कि बढ़ती हुई मार्केट में एक बढ़ रही है दूसरी गिर रही है, जो एक कमा के दे रही है उसको दूसरी खा रही है। लेकिन यहाँ अगर आप ध्यान से समझो, भाई आपको रोका किसने है? आपको किसने कहा कि आप एक फिक्स प्रोपोर्शन वाला पोर्टफोलियो लेकर चलो? राइडिंग ऑन द मार्केट, हमने लास्ट टाइम जो है स्ट्रेटजीज पढ़ी थी। एक फिक्स्ड पोर्टफोलियो प्रोपोर्शन अप्रोच थी, दूसरी थी जहां हम एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी लेकर चलते हैं, राइडिंग ऑन द मार्केट लेकर चलते हैं, हम बदलते रहते हैं। इस टाइम पर मैं क्या करूं, ये सिक्योरिटी 500 से बढ़कर 700 की होगी, इस वाली को बेच देता हूं, ये वाली कम होगी 150 की, मैं इसको खरीद लेता हूं। ठीक है, जब दोबारा सिचुएशन आएगी, जब बी बढ़ने पर आएगी, एक मिनट, जब बी बढ़ने पर आएगी, जस्ट एक मिनट, जब सिक्योरिटी बी बढ़ने पर आएगी, ठीक है, बी जब बढ़कर हो जाएगी 300, अभी 150 हो गई थी, बी जब बढ़कर आएगी कभी 400 पर, उस समय सिक्योरिटी ए गिर चुकी होगी, हो सकता है ये 250 पर चल रही हो, तो उस समय बी को बेचो और ए को खरीद लो। ठीक है, सिर्फ 2 ही सिक्योरिटी से मैं एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ, मतलब ये आपके पास जब 4, 5, 6 सिक्योरिटीज ऐसी हो, जैसे मान लो 6 सिक्योरिटीज है, उनमें से 3 एक डायरेक्शन में चले, 3 दूसरी डायरेक्शन में चले, तो बड़े आराम से बहुत अच्छा पोर्टफोलियो तैयार हो सकता है। क्योंकि जब मार्केट बढ़ रही है, ठीक है, तब कुछ सिक्योरिटीज ऐसी होगी जो मार्केट के साथ चलेगी, उस समय बढ़ी हुई मार्केट में उनको बेचकर लाभ कमाओ। और जब मार्केट गिर रही है तो कुछ जो पोजीशन अपोजिट डायरेक्शन में चलती है मार्केट में, उन सिक्योरिटीज में रिटर्न आ रहा होगा, फिर आप वहां से
उनको बेचिए और जो सस्ती हो रही है उनको खरीदिए। अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटीज को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, उनका एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद आप निश्चिंत रहिए। उसके बाद डेली मार्केट न्यूज़ पर आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, अनलेस आप डे ट्रेडिंग करते हो। डे ट्रेडिंग करते हैं तो बात अलग है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको बार बार रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। तो हैरी मार्कोविच ने फर्स्ट टाइम ये बात बोली कि ज्यादा बड़ा डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी नहीं है, वो डाइवर्सिफिकेशन किस बेस पर हो रहा है, कोरिलेशन कैसा है, मूवमेंट कैसी है, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। फिर ये थ्योरी किस पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंट पोर्टफोलियो एंड एफिशिएंट फ्रंटियर। वैसे बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हैरी मार्कोविच का मॉडल पढ़ेंगे, क्योंकि पूरे में है ही यही पढ़ाने के लिए, ठीक है। बट अब यहाँ बीच में आ गया तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ एफिशिएंट पोर्टफोलियो और एफिशिएंट फ्रंटियर क्या होता है। मान लो जैसे मेरे पास 3 सिक्योरिटी, समझाने के लिए सिर्फ मैं 3 को ले रहा हूँ, ए बी सी, और मैं कह रहा हूँ भैया इनमें से 2 सिक्योरिटीज का एक कॉम्बिनेशन बना के दे दो, तो 3 का भी ले लो, 3 का लेना चाहो तो मैंने कहा कि भाई सिक्योरिटी ए बी, सिक्योरिटी बी सी, सिक्योरिटी ए सी या सिक्योरिटी ए बी सी। अब एक कंफ्यूजन और होएगा, सिक्योरिटी ए और बी, लेकिन कितना कितना भाई, ए में कितना बी में कितना, थोड़ी देर के लिए समझ लो 50-50, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए मैंने कर दिया कितना कर दें, 40-20-20, कुछ भी अपने मन से लिख दिया मैंने, 40-20-20 नहीं, 40-20 और फिर 40 करना पड़ेगा, टोटल 100 आना चाहिए। दूसरा कॉम्बिनेशन 60-40 अगर मैं करूं, 70-30 में करूं, ठीक है, या 30-70 में करूं, आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं, बीसी का भी है और एसी का भी। फिर हम क्या करेंगे, इनको रिस्क रिटर्न एनालिसिस के बेस पर हम इनको एनालाइज करेंगे, ठीक है। हमने किया, अब देखो अगर मैं ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन क्या है, ए बी कॉम्बिनेशन, आई मीन सभी को ए बी लिखूंगा तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैंने इनको नाम दे दिए, जैसे ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, इसको ई समझ लो। एक कॉम्बिनेशन और बना लेते हैं यहाँ कि भाई इसको 60 और इसको 40 लगाया जाए, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन आपने ले लिया जी, इसको एच, इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, इन सभी कॉम्बिनेशन को ये y और x, इसको डिटेल में पढ़ेंगे मार्कोविच मॉडल के टाइम पर। यहाँ हमारा रिस्क रहेगा, ठीक है, और यहाँ होगा हमारा रिटर्न। और फिर हम देखेंगे कि इस रिस्क पर रिटर्न कितना है, ठीक है। ये अलग अलग जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, उन कॉम्बिनेशंस का रिस्क क्या होगा, रिटर्न क्या होगा, उस बेस पर हम इनको प्लॉट करेंगे, ठीक है। हो सकता है ए यहाँ आ रहा हो, बी यहाँ आ रहा हो, सी यहाँ पर आ रहा हो, ठीक है, डी हो सकता है ये हो, ये ई हो, ठीक है। आगे मान लीजिए जैसे कि ये एफ है, ये वाला जैसे कि जी है, ठीक है। ये रिस्क, ये रिटर्न। अब इसकी जो बाहरी जो लाइन है इसको हम बोलते हैं एफिशिएंट फ्रंटियर। अभी मैं ऐसे ही बना रहा हूं, ठीक है। इसके ऊपर जो भी कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं वो सब एफिशिएंट पोर्टफोलियो देते हैं मेरी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी पर। अब देखो मेरी जोखिम क्षमता अगर ये है तो मेरे पास 2 ऑप्शन बनते हैं, एक तो कॉम्बिनेशन बी का मतलब सिक्योरिटी ए और बी में 60 और 40 के रेशो में आप लगा दो, ठीक है। लेकिन सिक्योरिटी सी मुझे अच्छा रिटर्न दे रही है ना, यहाँ तो 10% ही मिल रहा है, यहाँ 12% मिल रहा है, तो यहाँ इस रिस्क पर बेटर कौन सा है, ये। अगर मेरी जोखिम बेयरिंग कैपेसिटी ये वाली है तो ई कॉम्बिनेशन तो यहाँ इतना दे रहा है रिटर्न, डी वाला बढ़िया दे रहा है, ये मेरे लिए बेटर है। इसी तरह से इस लेवल पर ये एफ की बजाय जी बेटर है, ठीक है। तो ये वाले तो सीधे सीधे रिजेक्ट ही हो गए। अब मुझे इस एफिशिएंट फ्रंटियर इसको बोलते हैं कि जहां एफिशिएंट फ्रंटियर का मतलब कि जहां दिए गए रिस्क लेवल पर रिटर्न सबसे अधिक हो, वो वाला कॉम्बिनेशन, वो वाला पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन एफिशिएंट फ्रंटियर कहलाता है, ठीक है। ये जो पोर्टफोलियो रिटर्न्स की जो लाइन है जिसको हमने आपस में मिला दिया, ये सारा एफिशिएंट फ्रंटियर कहलाता है। और इसके ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन है
वो सब पोर्टफोलियो एफिशिएंट पोर्टफोलियो हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है मैं यहाँ तो जाऊँगा नहीं, जोखिम भी बढ़ रहा है और फिर रिस्क रिटर्न भी कम हो रहा है, तो ये तो मेरे लिए वैसे रिजेक्टेड हो गया। ठीक है, यहाँ वाले हैं जनरली वैसे होता ये है कि जब जैसे जैसे जोखिम बढ़ता है ये ऊपर की तरफ जाता है वैसे, क्योंकि अभी मैं वैसी इमेजिनरी मनमर्जी से बना रहा हूँ कुछ भी, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो अब देखो यहाँ आप थोड़ी देर के लिए समझो, ए ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये कौन सा लिखा था मैंने, बी सी लिखा था ये सी, ठीक है, डी और जी। अब इनमें से मुझे सेलेक्ट करना है ए सी डी और जी, कौन सा बेटर है। अब मैं कहूंगा भाई तुम अपनी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी को देखो ना, होने को तो बेस्ट जी है, जी पर चले जाओ, लेकिन यहाँ जोखिम इतना है, फिर ये जोखिम सहन कर सकते हो तो जी पर चले जाओ, इससे कम जोखिम सहन कर सकते हो तो डी पर आ जाओ, इससे भी कम गुंजाइश है तो सी पर आ जाओ, और इससे भी कम गुंजाइश है तो ए पर आ जाओ। तो ये सारे के सारे पोर्टफोलियो एफिशिएंट पोर्टफोलियो, इनमें से कोई भी पोर्टफोलियो हल्का नहीं है, लेकिन आप अपना जोखिम देख लो, जोखिम के बेस पर आप इसका सिलेक्शन कर लो। तो जो काम किया जाता है वो सारा किसके बेस पर आधारित होता है। ठीक है, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी किस पर बेस है, एक ये पर आ गया, हाँ जी, तो ये एफिशिएंट पोर्टफोलियो के कंसेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, एफिशिएंट फ्रंटियर इज ए लाइन रिप्रेजेंटिंग, ये मैंने इसको एक्सप्लेन कर भी दिया है वैसे। हाँ, efficient frontier क्या है, इज ए लाइन रिप्रेजेंटिंग ऑल द एफिशिएंट पोर्टफोलियोज प्लॉटेड ऑन रिस्क रिटर्न ग्राफ। अभी मैंने बताया ये रिस्क रिटर्न ग्राफ है, ठीक है, यहाँ रिटर्न है, यहाँ रिस्क है, और इस पर हमने पोर्टफोलियोज को दिखा दिया। इनमें जो बाहर वाले पोर्टफोलियो है ना, ये सब कहलाएंगे एफिशिएंट पोर्टफोलियो। जैसे कि मैंने अभी बताया ये सब एफिशिएंट है, जो इसके अंदर है वो इनएफिशिएंट है, क्योंकि वो दिए गए रिस्क पर रिटर्न कम दे रहे हैं, जबकि उसके मुकाबले जैसे ई के मुकाबले डी एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल, तो मैं ई में क्यों जाऊंगा। तो इन सबको एफिशिएंट पोर्टफोलियो बोलते हैं, और इन एफिशिएंट पोर्टफोलियो को मिलाकर जो लाइन बनती है उसे एफिशिएंट फ्रंटियर बोलते हैं। फिर क्रिएशन ऑफ पोर्टफोलियो डिपेंड्स अपॉन द रिलेशनशिप ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिस्क, और तीसरी चीज वहां सिर्फ दो ही बातें थी, रिटर्न रिस्क, यहाँ कोरिलेशन भी है, कोरिलेशन इन सिक्योरिटीज। थोड़ा सा गला साथ कम दे रहे हैं। नेक्स्ट, तो मैंने बताया एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिस्क और कोरिलेशन, तीनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। कोरिलेशन भी होना चाहिए, कंसिडर किया जाना चाहिए, और वो नेगेटिव होता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब एवरेज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज, जो कि कॉम्बिनेशन से मिलता है कि ए बी का कॉम्बिनेशन 50-50 में बनाया, 60-40 में बनाया, तो कितना 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 रिटर्न मुझे मिल सकता है, दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, और रिस्क का मतलब इनमें वेरिएशन, इसके रिटर्न्स में वेरिएशन कितना आ रहा है, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन से या वेरिएंस से मापते हैं, और यहाँ पर इस स्टैंडर्ड डेविएशन को फिर आगे तोड़ा भी जाता है, जिसमें हम इसको मार्केट रिस्क और फर्म रिस्क में, डाइवर्सिफिएबल और नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क में तोड़कर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके साथ साथ जो बीटा है, ठीक है, जो कि सिस्टेमेटिक रिस्क का मेजर है, वो भी यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी इन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। वैसे खैर ऊपर जो मैंने बताया वही चीज अब रिपीट होगी। पहला प्रिंसिपल ऑफ रिस्क, तो सिक्योरिटी जो सिलेक्शन होता है रिस्क रिटर्न का कंपैरिजन किया जाता है, सिर्फ रिटर्न बेस पर नहीं होता, रिस्क को भी शामिल करते हैं, और ये रिस्क रिटर्न पोर्टफोलियो का होता है, कॉम्बिनेशन का, बजाय इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के। डाइवर्सिफिकेशन कैसे होता है, डाइवर्सिफिकेशन हम कहते हैं कि पोर्टफोलियो रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है डाइवर्सिफिकेशन की हेल्प से। डाइवर्सिफिकेशन करो, मिनिमाइज करो, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि संख्या बढ़ाओ, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये कि सिक्योरिटीज ऐसी होनी चाहिए जो आपस में एक दूसरे के विपरीत वाली मूवमेंट में चले, ताकि जब एक कैटेगरी वाली सिक्योरिटीज बढ़ रही है दूसरी वाली गिर रही है तो ठीक है, पोर्टफोलियो का तो रिटर्न कम दिखेगा, लेकिन इंडिविजुअल उन 3-4 सिक्योरिटीज बढ़ने वाले को बेचकर मैं लाभ कमाऊंगा, ठीक है, और गिरने वाले को मैं चाहूँ तो खरीद सकता हूँ, कुछ और ऐड कर सकता हूँ अगर वो अच्छी सिक्योरिटीज है तो। और जब वो गिरने वाली दूसरी वाली कैटेगरी की बढ़ेगी तो मैं उनको बेचकर लाभ कमा लूंगा और दूसरी वाली खरीद लूंगा। तो इनके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन होना
चाहिए। आगे बढ़ें। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, ये डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? डोमिनेंस का मतलब सीधी सी बात कि आप समझदार हैं, ठीक है, यू आर ए रैशनल पर्सन बिहेविंग रैशनली। तो ये कॉम्बिनेशन है भैया, यहाँ पर है रिस्क, यहाँ पर है रिटर्न। इस दिए गए रिस्क पर, ठीक है, ये वाला पोर्टफोलियो एक्स इतना रिटर्न देगा, वाई इतना देगा, बताओ कौन सा बढ़िया रहेगा? भाई इस दिए गए रिस्क पर मुझे रिटर्न जब ये अच्छा दे रहा है तो मैं इसको लूंगा। तो जो डोमिनेंस का मतलब है कि एक पोर्टफोलियो दूसरे पोर्टफोलियो से अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो वाई इज आउट परफॉर्मिंग ओवर एक्स, ठीक है। तो डोमिनेंट पोर्टफोलियो इज दैट इज द वन विच आउट परफॉर्म अदर्स ऑन रिस्क रिटर्न पैरामीटर, दूसरे पर जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा हो। और आप समझदार हैं, आप रैशनल है, इसलिए आप दिए गए रिस्क पर उसी वाले को सेलेक्ट करेंगे जहां पर रिटर्न अधिक है, ठीक है। ए पोर्टफोलियो अटेन द पोजीशन ऑफ डोमिनेंस if it provides maximum return for a given level of risk or has a minimum risk for a given level of return, ठीक है। या तो आप एक चीज बेस बना लो, दिए गए रिस्क पर रिटर्न जिसका अधिक हो या दिए गए रिटर्न पर रिस्क जिसका कम हो, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ मार्केट रिस्क, मार्कोविच तो इस पर फिर भी इतना ध्यान नहीं देगा, आगे हम पढ़ेंगे। मार्कोविच से अगला जो मॉडल आएगा शार्प का, वो भी मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी है, वो मार्केट रिस्क पर ज्यादा फोकस करता है, बीटा पर, ठीक है। तो ये मैं बीटा क्या होता है बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। मींस रिस्क ऑफ सिक्योरिटीज ऑन अकाउंट ऑफ एसोसिएशन विद मार्केट वाइड फैक्टर्स, और यहाँ पर इसको भी हम स्टडी करते हैं। ये नॉन डाइवर्सिफिएबल माना जाता है, ये लगभग सभी शेयर्स को जो मार्केट में उनको अफेक्ट करता है। और मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, ठीक है, advocates that selection of securities should be done by considering the important components of total risk, ठीक है। ये जो बीटा है जो कि सिस्टमेटिक रिस्क है और टोटल रिस्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ बीटा, बीटा बताता है कि मार्केट के साथ सेंसिटिविटी कितनी है। बीटा जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल में लिखा 1.25 है, तो बताता है अगर मार्केट 1% से चेंज होगी तो मेरी सिक्योरिटीज का रिटर्न 1.25% से चेंज होगी, ठीक है। मार्क ये अगर 1 है तो अगर मार्केट 1% से चेंज हो रही है तो ये भी 1% से चेंज होगी। इस आधार पर हम सिक्योरिटीज को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है। अगर बीटा 1 से अधिक है तो उसको हम बोलते हैं एग्रेसिव सिक्योरिटी। बीटा अगर बराबर तो उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल, रिस्क के बराबर, ठीक है। और अगर बीटा 1 से कम है तो उसे बोलते हैं डिफेंसिव। तो उसे हम बोलते हैं डिफेंसिव शेयर, जहां अगर मार्केट 1% से चेंज हो रही है तो उसका जो शेयर है वो 1 से कम परसेंट से चेंज हो रहा है। तो अगर 1% गिरावट आएगी तो इसमें कम गिरावट आएगी, 1% बढ़ोतरी होगी तो इसमें बढ़ोतरी भी कम होगी। फिर रिस्क रिटर्न का ट्रेड ऑफ, सिक्योरिटी बिलीव करते हैं कि इन्वेस्टर्स रैशनल है, वो दिए गए रिटर्न्स पर मैक्सिमम दिए गए रिटर्न्स पर मिनिमम रिस्क चाहता है या दिए गए रिस्क पर मैक्सिमम रिटर्न चाहता है, ठीक है। तो वो ये प्रिंसिपल फॉलो करता है कि वो ऊंचे वाले रिस्क पर तब जाता है। देखो यहाँ मैं एक बार कुछ बनाऊं ग्राफ, ये रिटर्न है, ये रिस्क है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जाना तो समझ में आता है, भाई यहाँ जोखिम बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आना, चलो रिटर्न भी बढ़ रहा है। यहाँ से इधर आए, चलो रिटर्न फिर भी बढ़ रहा है। यहाँ से और जोखिम बढ़ा, रिटर्न फिर भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ से और आगे जाए तो सिर्फ जोखिम बढ़ रहा है, रिटर्न तो बढ़ ही नहीं रहा, ठीक है। तो कोई भी इन्वेस्टर्स इतना पागल नहीं है, इरेशनल बिहेव नहीं करेगा कि जोखिम तो बढ़ा दे और बदले में रिटर्न जो है उसको गिरा दे। जोखिम केवल तभी जाएगा, हाँ इस बेस पर यहाँ लोग हो सकते हैं थोड़े से एग्रेसिव नेचर वाले, हो सकता है यहाँ इसको पसंद करें कि चलो भाई हाईएस्ट रिस्क ले लेते हैं, हाईएस्ट रिटर्न मिलेगा, ठीक है। कुछ ऐसे हो सकते हैं बिल्कुल ही डरपोक वाले, भाई बस इतना सा रिस्क बहुत है, चाहे इसमें रिटर्न इतना मिलेगा,
ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ऐसा बेवकूफ़ कहूँगा कोई बिरला ही मिलेगा जो कहे कि मैं यहाँ से यहाँ चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने पर रिस्क जो है, रिस्क तो बढ़ गया लेकिन रिटर्न तो बढ़ा ही नहीं, वो तो बल्कि उल्टे गिर गया। तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल उनका ये है कि वो ऊंचे रिस्क पर केवल तब जाते हैं जब उनको रिटर्न भी ऊंचा मिल रहा हो। फिर है प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडेंस। प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडेंस का मतलब हाई डिग्री ऑफ डाइवर्सिफिएबल रिस्क शुड बी एलिमिनेटेड। जो मैं अभी आपको बार बार बता रहा हूँ कि दो तरह के जोखिम है, एक सिस्टमेटिक रिस्क और एक अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो कहता है कि एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो बनाओ। मैंने आपको बताया कि अगर दो सिक्योरिटीज के बीच में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है तो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, निकाल कर दिखाऊंगा जब हम रिस्क रिटर्न एनालिसिस पढ़ेंगे। तो वहां पर जो पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन का जो रिस्क है, वेरिएशन है, उसको आप जीरो पर ला सकते हैं। तो डाइवर्सिफिएबल रिस्क कैन बी रिड्यूस टू द एक्सटेंट ऑफ जीरो और वेरी नियर टू जीरो। तो उसको तो आप बिल्कुल रिड्यूस कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, बशर्ते अच्छे से कोरिलेशन को स्टडी कर लो। ठीक है, तो इसलिए जो नॉन सिस्टमेटिक रिस्क है, ठीक है, जो डाइवर्सिफिएबल है, उसको तो आप बिल्कुल रिड्यूस कर सकते हैं। केवल इसलिए पोर्टफोलियो में कौन सा जोखिम होना चाहिए भाई, जिसको रिड्यूस कर सकते हो उसको रिड्यूस करो। तो आपको पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में सिर्फ कौन सा वाला जोखिम बियर करना है, आपको केवल सिस्टमेटिक रिस्क बियर करना है। ठीक है, तो वही बात इसमें हमने लिखी है कि नॉन सिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है, शुड बी एलिमिनेटेड, दे लाइकली टू वाइप आउट द रिटर्न। अगर आप नहीं उनको एलिमिनेट करोगे, जाहिर सी बात आपके रिटर्न को कम करेंगे। तो एन एफिशिएंट पोर्टफोलियो कैन रिड्यूस द नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क टू द एक्सटेंट ऑफ जीरो। ठीक है, सो ओनली नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क, जो सिस्टमेटिक रिस्क है, केवल वो पोर्टफोलियो में बियर किया जाना चाहिए। अनसिस्टमेटिक रिस्क के लिए कोई जगह नहीं है, उसको आप एलिमिनेट करिए। और वो एलिमिनेट कर सकते हो एन एफिशिएंट डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। आप एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरीज, मैं थ्योरी की बात नहीं कर रहा, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरीज क्या कहती है। ठीक है, इसमें लगभग सभी का मिला जुला कॉमन सी बातें हैं। इनको इंडिविजुअली हम अभी अलग से पढ़ेंगे, मार्कोविच को और शार्प को, इनको सबको अलग से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ा सा फंडामेंटल बनाना जरूरी है, रिस्क रिटर्न एनालिसिस को पढ़ना जरूरी है। वो पढ़ने के बाद हम फिर इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। तो बेसिक ओवरव्यू है, इस तरह से ट्रेडिशनल से अलग है, वो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो आज इतना ही। नेक्स्ट टाइम जो है हम इसके जो और फंडामेंटल्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर वन बाय वन पोर्टफोलियो थ्योरीज जो हैं उनको हम लेंगे।